बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MTI 304 स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंकरेंट फोर्सेस। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं। टू आर मोर फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले तो कंकरेंट फोर्सेस के लिए दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस होनी चाहिए, क्योंकि हम दो फोर्सेस नहीं लेंगे, एक फोर्स लेंगे तो उसका कोई मकसद नहीं रहेगा। ठीक है, उसका तो लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा, बस वो किसी एक ही पॉइंट से गुजर जाएगा। तो मीन्स के हमने जो रेफरेंस के लिए ना दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस हमारे पास होनी चाहिए, फिर ही हम बोलेंगे कि ये कंकरेंट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहली शर्त ये है कि दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इंटरसेक्ट करना चाहिए एक पॉइंट पर। जितनी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस हैं। सच फोर्सेस ऑलवेज हैव अ रिजल्टेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ठीक है, जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से वो लाइन ऑफ एक्शन गुजरेंगे, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलते हैं। और ऐसी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो भी हमेशा उसी पॉइंट से ही गुजरता है। ये MCQs के हवाले से भी बहुत अहम है, आपने इन चीज़ों को देख लेना है। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास F1, F2, F3 तीन फोर्सेस हैं। ये F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये बनता है, F3 का लाइन ऑफ एक्शन इस तरह बनता है, F2 का लाइन ऑफ एक्शन इस तरह बनता है। तो ये एक पॉइंट O पर तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास इस तरह है कि ये एक हमारे पास कोई चीज़ है, इसके दो डोरियों के साथ ये मास बंधा हुआ है, ये वाला। ठीक है, दो डोरियों इक्वल लेंथ की जो डोरियां हैं उनके साथ मास बना, जिस तरह तस्वीर भी लटकाई होती है दीवार के साथ, तो ये दो डोरियों के साथ एक मास बना हुआ है। ठीक है, अब T1 जो है इसमें फोर्स किया है T1, इसमें फोर्स किया है T2। तो वज़न का जो मास है उसका वज़न नीचे की जानब एक्ट कर रहा है W। ये देखें, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बनता है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बनता है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बनता है। तो ये यहाँ पर ये इसका पॉइंट ऑफ कंकरेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसके तीनों लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इन तीनों फोर्सेस के मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एग्जांपल F1, F2, F3। ये देखेंगे, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, ये वाला। ठीक है, ये दो तो लाइन ऑफ एक्शन एक जगह पे मिल रहे हैं, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बन रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब है कि ये तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक पॉइंट से नहीं गुजर रहा है, तो ये नॉट कंकरेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे कि दो फोर्सेस जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है, वो पैरेललोग्राम से हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये है कि अब हम उनके लिए फार्मूलाज ड्राइव करेंगे, जो डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम रिजल्टेंट या उनकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दो फोर्सेस F1 और F2 दी गई हैं जो कि पॉइंट O पर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये देखें, ये पॉइंट O है, इस पर दो फोर्सेस F1, F2 एक्ट कर रही हैं। और ये कौन सी फोर्सेस हैं? OA, OB, OA, OB। ठीक है, अब हमने पैरेललोग्राम लॉ के ज़रिए इसको कंप्लीट किया। ये फोर्स अगर F1 है तो इसके अपोजिट साइड वाली भी F1 होगी। हमने ये एक्सटेंड करके इसको F1 बोल दिया। अगर ये फोर्स F2 है तो इसके अपोजिट वाली F2 होगी। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि आमने सामने के जो एंगल और साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। वहाँ से हमने F2 को F2 बोल दिया, F1 को F1 बोल दिया। तो ये पॉइंट C था, ये पॉइंट B है, ये O है, ये A है। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का रिजल्टेंट इसका बना है ना, इस डायरेक्शन में, इसको हमने R बोल दिया है। अब देखेंगे दो एंगल हैं यहाँ पर। एक जो दो हमें गिवन फोर्सेस थी F1 और F2, F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है हमने उसको अल्फ़ा बोल दिया। ये वाला एंगल, ये एंगल जो है हमने उसको अल्फ़ा बोल दिया, जो F1 और F2 के दरमियान है। जो दूसरा एंगल जो एंगल रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस या F1 के साथ है, ये अब ये एक्स एक्सिस भी है हमारा, ये F1 भी है और एक्स एक्सिस भी है। और इसका जो रिजल्टेंट के साथ एंगल है वो थीटा, हमने उसको बोल दिया, ये वाला एंगल, ये थीटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो एंगल हमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने पैरेललोग्राम लॉ से ये पढ़ा था कि R रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? F1 प्लस F2 के। R ये जो
ठीक है, ये आर जो है हमारे पास वो F1 प्लस F2 के बराबर, ये हमने इसको 1 बोल दिया। अब दोनों तरफ हमने आर से इक्वेशन 1 का आर से डॉट लिया। इस जो है आर्टिकल को कंप्लीट करने के लिए आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता भी जाऊंगा साथ साथ। इसका हमने दोनों तरफ आर से डॉट ले लिया, तो आर डॉट आर हो गया यहाँ पे आर डॉट F1 प्लस F2, दोनों तरफ मतलब कि आर डॉट ले लिया। आर डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वेक्टर्स सेम हों और उनका हम डॉट प्रोडक्ट लें तो उनका स्केयर हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर ए डॉट ए हम लें तो वो ए स्केयर के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसकी मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि ए डॉट ए हमारे पास किसके बराबर होता है, ए इंटू कॉस 0 डिग्री। वेक्टर का इटसेल्फ जो होता है एंगल, एक वेक्टर का अपने आप से जो एंगल होता है ना वो 0 डिग्री होता है, और कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। ये ए इंटू ए फिर किसके बराबर हो गया, ए स्केयर के बराबर। ये वहाँ से आर स्केयर आया है, ठीक है। तो हमने आर की जगह पे वैल्यू रखी है F1 प्लस F2 यहाँ से, ये भी हमने सेम वैसे ही आ गया यहाँ पे। तो अब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, F1 F2 F1, ये देखें ये आ गया F2 ये आ गया, ठीक है। तो अब हम इस पर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, F1 डॉट F1 कॉस 0 डिग्री, ठीक है। जब भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसमें जो एंगल आएगा उसके साथ कॉस लगता है, ये आपने याद रखना है। जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी उसके साथ साइन लगता है, ठीक है। तो F1 डॉट F1, एक वेक्टर का अगर अपने वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका एंगल जो है वो दरमियान में 0 होता है। ये देखें एक वेक्टर F1 है तो ये भी दूसरा वेक्टर भी अगर F1 है तो ये भी इसके ऊपर होगा, तो एंगल 0 हो गया, तो ये 0 डिग्री। प्लस F2 और F1 के दरमियान मैंने आपको अल्फ़ा बोला था, तो कॉस अल्फ़ा आ गया। प्लस F1 F2 कॉस अल्फ़ा, F1 और F2 के दरमियान कॉस अल्फ़ा एंगल था। F2 के दरमियान कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से F1 कॉस 0 डिग्री 1, तो ये F1 स्केयर हो गया, इधर R स्केयर आ गया। प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फ़ा, ये दोनों जमा हो गए, ये दोनों सेम है। F1 F2 2F1 F2 कॉस अल्फ़ा बन गया, ये दोनों आपस में जमा हो गए। और यहाँ पे भी कॉस 0 1 आया, तो ये F2 का स्केयर बन गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम R फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ जज़र ले लें। यहाँ पे जज़र लिया, R स्केयर कट गया, R बच गया, तो सारी चीज़ का जज़र आ गया। ये देखें F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर 2F1 F2 कॉस अल्फ़ा, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। नेक्स्ट हमने अगेन जो इक्वेशन 1 है ना उसका F1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। जो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे ये लेबल किया ना, इसका हमने अब F1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब F1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये F1 डॉट R, ये F1 डॉट F1 प्लस F2, ये वैसे ही आ गया। ये तो पहले मौजूद था, इसका हमने F1 के साथ डॉट ले लिया। तो ये देखें जब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया तो F1 R cos थीटा, ये देखें मैंने आपको बताया था ना कि R और F1 के दरमियान क्या है, एंगल है थीटा। तो ये देखें जब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया तो F1 R cos थीटा आ गया। फिर हमारे पास F1 स्केयर F1 स्केयर हो गया, प्लस F1 F2 ये आ गया। अब यहाँ से F1 R cos थीटा F1 स्केयर आ गया, प्लस यहाँ पे फिर हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया F1 F2 दरमियान में कॉस अल्फ़ा, क्योंकि F1 और F2 के दरमियान एंगल अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपने कॉस लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट साइन में आएगा, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। तो यहाँ से हमने F1 कॉमन ले लिया, F1 इंटू F1 प्लस F2 कॉस अल्फ़ा। यहाँ इधर से F1 कॉमन लिया, यहाँ F1 बच गया, यहाँ पे F2 बच गया, कॉस अल्फ़ा बच गया। तो F1 से कट गया इधर, ठीक है। तो यहाँ R cos थीटा रह गया, तो यहाँ F1 प्लस F2 कॉस अल्फ़ा, इसको हमने इक्वेशन 3 बोल दिया। तो नेक्स्ट हमने अब क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद F1 आल्सो मॉडुलस, ठीक है। ये देखें अब हमने जो इक्वेशन 1 थी ना उसका F1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ये हमारे पास R तो पहले ही था, F1 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया R के साथ। सेम F1 प्लस F2 मौजूद था, F1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ये हमने साथ मॉडुलस भी ले लिया। मॉडुलस क्यों लिया है कि जो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो साथ माइनस वाला भी एक वेक्टर आता है, तो उस माइनस से बचने के लिए फिर अगर हमने मॉडुलस ले लिया है तो मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस को भी पॉजिटिव कर
कर देता है। तो अगर वो हमारे पास एंगल आ भी गया, वेक्टर आ भी गया माइनस वाला, तो ये मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा। तो जब यहाँ पे डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट की अप्लाई की तो हमारे पास F1R, आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा आएगा, तो दोनों F1 और R के दरमियान जो एंगल था थीटा था, इसलिए साइन थीटा आ गया। यहाँ पे F1 ज़रबे F1 आ गया, F1 दरमियान में प्लस आ गया, F1 ज़रबे F2 आ गया, मॉडुलस वैसे ही आ गया। ठीक है, यहाँ से मॉडुलस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने अप्लाई कर दी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ से F1R साइन थीटा दैट इज़ इक्वल टू, और दूसरा ये होता है कि एक वेक्टर का अपने आप से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो ज़ीरो के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट तो आपको बताया था वो ए स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होता है। जब हमने F1 और F1 का किया तो ये ज़ीरो आ गया, हमारे पास सिर्फ F1 और F2 का मॉडुलस आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब यहाँ पे आप अप्लाई करें क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। F1 क्रॉस F2 को हमने लिख दिया F1 F2, और दरमियान में जो एंगल था साइन अल्फ़ा, F1 और F2 के दरमियान एंगल अल्फ़ा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से साइन आ गया, साइन अल्फ़ा। यहाँ से F1 से कट गया, तो R साइन थीटा किसके बराबर है, F2 साइन अल्फ़ा। इसको हमने इक्वेशन 4 बोल दिया। तो अब इक्वेशन 4 जो है उसको आप डिवाइड करें इक्वेशन 3 के साथ, तो हम क्या हासिल करेंगे, R साइन थीटा बटा R कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू, ये आपने आप खुद ही देख लेना है कि 3 कौन सी और 4 कौन सी, ये मैंने लेबल की हुई है। 4 को आपने ऊपर रखना है, 3 को नीचे रखना है, दोनों साइडों को। यहाँ से R कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से F2 साइन अल्फ़ा F1 प्लस F2 कॉस अल्फ़ा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से F2 साइन अल्फ़ा F1 ये सेम आ गया। तो यहाँ से थीटा हमारा किसके बराबर आ गया, टेन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, साथ ये वाली सारी चीज़ आ जाएगी, ये वाली। इसको हमने इक्वेशन 5 बोल दिया, ये साथ वैसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा और ज़ीरो कब होगा। ठीक है, ये 2-3 केस हैं, हम अब चेक करते हैं। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट हमारा जो R की वैल्यू आई है ना, वो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फ़ा आई है। पिछले पेज पे मैंने आपको ये निकाल के दिखाई है। R इज़ मैक्सिमम व्हेन कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, यानी कि अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्री है। ये चीज़ R जो है वो कब मैक्सिमम होगी, जब कॉस अल्फ़ा, ये वाला एंगल कॉस अल्फ़ा जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आए। और ये 1 कब आएगी, जब कॉस हमारा जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा वो हमारा 0 डिग्री हो, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये उस चीज़ से आया है कि यानी इस चीज़ की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये चीज़ इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब अल्फ़ा 0 के बराबर होगा। तो R बराबर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखें तो ये हमारे पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये 2F1 F2 वैसे ही आ गया, कॉस अल्फ़ा 1 था। तो ये अंदर आप देखेंगे स्क्वायर वाला फार्मूला A प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला A स्क्वायर B स्क्वायर A2AB ये कंप्लीट हो गया। तो ऊपर अंडर रूट है तो ये स्क्वायर इससे कट गया, तो R हमारा F1 प्लस F2 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है केस 2, R हमारे पास इसके बराबर है, सेम हमने वही R ले लिया। तो R हमारा मिनिमम कब होगा, मिनिमम जब होगा कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -1 हो। ये -1 कब आएगा, जब अल्फ़ा हमारा 180 डिग्री हो। ठीक है, ये सारे MCQs के हिसाब से बहुत अहम है, ये एंगल पूछ सकते हैं, सारा कुछ पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने -1 रखी, वो माइनस ने इसको माइनस कर दिया, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, R हमारा इसके बराबर आ गया। अब आप अंदर देखें तो ये अंदर जो फार्मूला कंप्लीट हुआ है वो A माइनस बी होल स्क्वायर वाला हुआ है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये हमारा F1 माइनस F2 मॉडुलस आ गया। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम जज़र को ख़त्म करते हैं तो 2 वैल्यूज़ आती हैं प्लस और माइनस की, तो वो माइनस की वैल्यू बचने के लिए हमने यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया, क्योंकि ये इसको प्लस कर देगा। अब केस 3 पे चलते हैं। केस 3 हमारा सेम हमने R ले लिया, तो अल्फ़ा जब 90 डिग्री होगा, जब अल्फ़ा हमारा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, R हमारा किसके बराबर आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री। अल्फ़ा की जगह हमने कॉस 90 डिग्री रख दिया, तो कॉस 90 डिग्री तो 0 के बराबर होता है, तो ये सारी टर्म जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास R निकालने का फार्मूला है ये वाला। ठीक है, तो थीटा यहाँ से क्या आएगा, जब एंगल हमारा 90 डिग्री होगा तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा हमारे पास होगा tan इनवर्स F2 साइन 90 डिग्री। सिर्फ जो इक्वेशन 5 थी उसमें हमने थीटा की जगह 90 रख देना, क्योंकि थीटा हमारा 90 है। ठीक है,
सॉरी अल्फ़ा एंगल, ये देखें इक्वेशन 5 में अल्फ़ा, ठीक है। इक्वेशन 5 में जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे आप 90 डिग्री रख दें, तो ये F2 साइन 90 डिग्री, F1 प्लस F2 कॉस 90 डिग्री। तो ये साइन 90 डिग्री हमारा 1 के बराबर होता है, ऊपर सिर्फ F2 रह गया, नीचे हमारा सिर्फ रह जाएगा F1 क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ऊपर सिर्फ F2 और F1 रह जाएगा नीचे। तो थीटा जब हमने निकालना है वो निकालेंगे tan इनवर्स F2 ओवर F1। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।